चलो देखो इधर, हम लोग ये पिछले क्लास में ये पढ़ रहे थे हार्डी बीनबर्ग इक्विलिब्रियम, है ना? नहीं, हार्डी बीनबर्ग उसको बोलेंगे जब भी अगर हार्डी बीनबर्ग इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग अगर यानी रैंडम मीटिंग होगी तो जो सभी का एलिलिक फ्रीक्वेंसी आ रहा था वो क्या आ रहा था? 1 आ रहा था। और हम लोग इसको पिछले क्लास में ये करके दिखाए थे कि ये 1 कैसे, ये कैसे कैसे 1 आ रहा था। बात समझ गए ना? अब जानते हो क्या है एक्चुअली, क्या है कि इस समय मतलब इस समय जो कुछ भी जहां जहां पे भी ब्रीडिंग हो रहा है कोई भी उस हार्डी बीनबर्ग इक्विलिब्रियम में नहीं है, तब कहीं ना कहीं सेलेक्टिव हो चुका है, या उसमें म्यूटेशन आ गया है, या उस कोई माइग्रेशन आ गया है, या कोई ना कोई ऐसा फैक्टर आ गया है जिस वजह से वो अब इक्विलिब्रियम में नहीं है। बस समझ रहे हो ना? जैसे हमने पिछले काल में एग्जांपल ह्यूमन का ही दिया था, ह्यूमन तो बिल्कुल भी हार्डी बीनबर्ग लॉ फॉलो नहीं करता, पूरा क्या है? सेलेक्टिव है। तो अब सेलेक्टिव होगा तो उसमें जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा? सॉरी, जो उसका क्या बोलते हैं एलिलिक का फ्रीक्वेंसी आएगा 1 नहीं आएगा। बस समझ रहे हो ना? तो अब वो जो सेलेक्टिव हो गया मतलब वो किस वजह से हुआ, उसके इतने सारे हम लोग कल पढ़े थे, बस इसको डिटेल में पढ़ना है किस वजह से, कि मतलब ये किस किस कारण क्या था कि एक तो जीन का माइग्रेशन हो गया, जेनेटिक ड्रिफ्ट हुआ, म्यूटेशन देखने को मिला, और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और नेचुरल सिलेक्शन। ये इसके फैक्टर हैं जो हार्डी बीनबर्ग को अफेक्ट कर रहे थे, मतलब उसको इक्विलिब्रियम में ना रह के उसको डिस्टर्ब कर रहे थे। अब तुम लोग या तो खा लिया करो वहां पे, यहाँ के बकरी जैसे मुंह ना चलाया करो। तुम लोग को 2 घंटे के अंदर पता नहीं क्या हो जाता है। दो घंटे के लिए एकदम अलर्ट नहीं बैठ सकते, पता नहीं क्या इसी में खाना, इसी में मोबाइल चलाना सब करते रहते हो। बस बात नहीं अब देखो, जो पहला आएगा फैक्टर उसको बोलते हैं जीन माइग्रेशन। अब जीन माइग्रेशन में 2 पार्ट हो सकता है। माइग्रेशन जो होता है वो 2 कैटेगरी से होगा। जैसे मान लो कि हम बोल रहे हैं कि कोई एक एक पर्टिकुलर एरिया है, वहां पे बहुत सारे स्पीसीज हैं या कोई पॉपुलेशन है, अचानक से वहां पे कुछ ऐसा हुआ कि वहां की बहुत सारी पॉपुलेशन किसी और स्टेज में चली गई, दूसरे जियोग्राफिकल एरिया में, तो वहां अब कुछ बचा नहीं। अब जहां पे गया ब्रीडिंग वहां पे होगी, है ना? जो आने वाले ऑफ स्प्रिंग आए कहाँ आएंगे? जहां पे जाएंगे, है ना? तो अब माइग्रेशन एक होता है इमिग्रेशन, एक होता है इमिग्रेशन। मतलब एक तो कहीं ना, या तो ऐसा हो सकता है कहीं से आ जाए यहाँ तो खूब ज्यादा भीड़ हो जाए, या यहां से चले जाए कहीं और यहां पूरा खाली हो जाए, है ना? दोनों दोनों माइग्रेशन है। देखो जब माइग्रेशन होता है तो या तो कहीं से लोग जाएंगे या तो कहीं पे आएंगे, दोनों माइग्रेशन है। अब जो ये माइग्रेशन होगा, जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है, देखो ये हो सकता है कि ये बर्ड यहाँ थी, इसके बाद ये यहाँ आ जाए, और ये यहाँ थी ये उड़ के यहाँ पे आ जाए, ऐसे। अब जो माइग्रेशन होता है वो ऐसा नहीं कि हो सकता है कि कंडीशन पर डिपेंड करता है, या तो ऐसा हो कि इन पॉपुलेशन में से कोई एक ही चला जाए, बस में रहो ना, या इन पॉपुलेशन में से कोई एक चला जाए या 2 जाए, या कुछ और जितना नंबर हो जा सकते हैं, वो सब क्या कहलाएगा? माइग्रेशन कहलाएगा। तो अब बताओ, अगर माइग्रेशन होगा, जब जीन का माइग्रेशन हो जाएगा तो वो ऑलरेडी क्या हो जाएगा? हार्डी बीनबर्ग इक्विलिब्रियम वहां पे फॉलो नहीं होगा। अब यहां पे एक वर्ड लिखा है जीन फ्लो। जीन फ्लो मतलब ये होता है जैसे कि अगर माइग्रेशन कंटिन्यू होता रहे, है ना, जैसे कि अभी हो रहा है फिर होगा। जैसे कि जब अभी ठंड का महीना आता है तो संगम में गंगा किनारे एक साइबेरियन बर्ड आती है, तुम लोग कभी गए होगे, देखे होगे, वो आती है फिर इस समय, अब इस समय दिखाई नहीं पड़ती। अब वो जहां से आई है माइग्रेट होकर आई हैं, अब वो सारे वापस चले गए, बात समझ गए ना? तो ये सब का माइग्रेशन ऐसे होता है। तो पहला नंबर क्या डिस्टर्ब कर रहा है हार्डी बीनबर्ग को? माइग्रेशन। अब माइग्रेशन की वजह से क्या आएगा? जो उसका एलिलिक फ्रीक्वेंसी आती थी वो 1 नहीं आएगी। अब दूसरा आएगा, देखो, जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब थोड़ा समझो बात अच्छे। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब ये होता है, जैसे मान लो कि एक अगर अगर हम बात करें यहाँ पे, एक मान लो कोई स्मॉल पॉपुलेशन है, मान लो एक इतना बड़ा एरिया है और इस एरिया में ऐसे छोटे छोटे पॉपुलेशन है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ऐसा कुछ कुछ पॉपुलेशन है।
बात समझ रहे हो ना, अलग अलग। अब देखो जैसे मान लो कि ये मान लो ये वाला क्या है, ये ए है, ये वाला क्या है, बी है, और ये क्या है, सी है, और ये वाला क्या है, डी है। बात समझ गए। अब अचानक से क्या हुआ कि मान लो उधर से जंगल से एलिफेंट आया और ए पे रख दिया पैर, जितने सारे स्पीसीज थे उसके पैर के नीचे सारे दब के क्या हो गए, खत्म हो गए। अब वो खत्म हो गए तो उसमें कोई बचा ही नहीं। अब इस कंडीशन को, या ऐसा भी हो सकता है कि मान लो कोई इससे थोड़ा सा इधर उधर बिखर जाए तो बच जाएगा, एक आध दो बच जाएगा, या तो पूरे पूरे मारे जाएंगे। बात समझ रहे हो ना। तो ये जो कंडीशन बनी है क्या कहलाएगी, जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब इस वजह से भी तो जो हाइडी विनबर्ग का इक्विलिब्रियम है वो का रेशियो 1 फ्रीक्वेंसी उसकी जो आएगी 1 नहीं आएगी, क्योंकि जो आना चाहिए था वो नहीं हुआ। इसका क्या हुआ, एक स्मॉल पॉपुलेशन पूरा पूरा क्या हो गया, खत्म हो गया। और अब मान लो कि अब ये देखो रैंडम ही है, क्या पता ए पे आए, क्या पता है बी पे आए, सी पे आए, डी पे आए, कहीं भी उसका पैर पड़ सकता है। तो इसको बोलते हैं क्या, जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब देखो जैसे ये दिखाई दे रहा है, ये दिख रहा है, देखो ये इतने छोटे छोटे स्मॉल पॉपुलेशन था, अचानक को इसमें रख दिया ऐसा पैर। अब छोटे छोटे जो जैसे मान लो इंसेक्ट कोई है या कोई जो बीटल है ना, ऐसे एक साथ में वो कॉलोनी में रहते हैं, कोई गया ऐसे रख के ऐसे कर दिया, अब सारा खत्म, उसका पूरा पूरा क्या हो गया, सत्यानाश हो गया। अब ये क्या कहता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट कहलाता है। अब देखो जेनेटिक ड्रिफ्ट में दो कंडीशन होता है। देखो ये इसमें जो वेरिएशन आएगा, जो देखने को मिलेगा, इसमें दो कंडीशन होता है। एक होता है ये वाला जो दिखाई दे रहा है, इसको एक्चुअली बोलते हैं बॉटल नेक इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, बॉटल नेक इफेक्ट। और एक ये वाला है फाउंडर इफेक्ट। मतलब जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब समझ पाए क्या, अगर कोई पहले तो ये जेनेटिक ड्रिफ्ट कहां पे होगा, जैसे कोई स्मॉल पॉपुलेशन है, उस स्मॉल पॉपुलेशन में कोई अचानक से कोई बड़ा सा ऑर्गेनिज्म आया, या कोई और भी कोई ऐसा कैजुअलिटी हुआ, वो सारे के सारे खत्म हो गए, या उसमें से कोई एक बचा। बात समझे। तो अब ये जो कंडीशन बन रहा है, ये भी क्या करेगा, जो उसका एलिलिक फ्रीक्वेंसी आएगी वो 1 नहीं आएगी। अब इसको ये दो कैटेगरी होता है, एक होता है क्या, बॉटल नेक इफेक्ट, और दूसरा क्या होता है, फाउंडर इफेक्ट। अब दोनों का मतलब पहले समझ जाओ। बॉटल नेक पहले फाउंडर इफेक्ट समझो। जैसे क्या हुआ, देखो यहां पे ये दिखाई दे रहा है कि इसमें ऐसे बहुत टाइप के, मतलब दो टाइप के बीटल हैं, एक येलो दिखाई दे रहा है, एक रेड दिखाई दे रहा है। अब ये सपोज ये करना है कि यहां से इस छोटी सी पॉपुलेशन से एक कोई अकेला बीटल, मतलब अकेला क्या जाएगा, पेयर में जाएगा, कपल्स जाएंगे तभी तो बच्चे पैदा होंगे उसके। मान लो दो बीटल गए, मेल फीमेल, और दोनों जाके कहीं दूसरे स्थान पे बस गए, और अब जो उनसे बच्चे पैदा हुए पूरा उनका पॉपुलेशन बन गया। तो जो दो आए थे वही तो फाउंडर कहलाएंगे। बोलेंगे ना इस गांव का फाउंडर कौन था, जो दो पहले आया था। तो अब ये यहां पे एक बना हुआ, एक और बनाना चाहिए था। ये लो, ये बन गया, ये दोनों गए और यहां क्या बना दिए, कहीं दूर जाके एक दूसरे, मान लो कहां चले गए, देखो ये आइलैंड में चले गए, आइलैंड में गए और वहां पे अपनी जनसंख्या बढ़ाए और वहां पूरा एक गांव बस गया। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे दोनों फाउंडर। तो इसको क्या बोलते हैं, फाउंडर इफेक्ट। बस समझ गए ना। ये भी क्या कराएगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट। अच्छा बताओ, जब ये यहां रहते तो हो सकता था कि रैंडम मीटिंग होता और हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम के अनुसार उनका जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी है वो 1 आता, लेकिन ये क्या हुआ, ये यहां चले गए। तो अब ये क्या कहलाएगा, ये उसका जो रेशियो है वो क्या हो गया, वो 1 नहीं आएगा। अब देखो बॉटल नेक इफेक्ट मतलब क्या होता है, जैसे बॉटल नेक इफेक्ट इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका देखो ऐसा बॉटल कुछ ऐसा होता है, ऐसा, समझ गए। ये मान लो बॉटल, अब यहां पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म पड़े हुए हैं, भरे हुए हैं, मान लो इसके अंदर, यहां पे भी हैं। बॉटल की ये वाली जो नेक है ना, देखो यहां पे इसमें क्या हुआ कि ये कोई एक स्थान था, मतलब यहां पे कोई एक स्थान था, इसमें से कोई ऐसी एक आपदा आ गई जिसमें से बहुत सारे मेंबर्स इसके मारे गए। जैसे हाथी ने पैर रख दिया, एक आध दो बच गए, बाकी सारे क्या हो गए,
खत्म हो गए। जब वो एक आध दो बचे हैं, अब वही दो बेचारे आगे आने वाले समय में क्या करेंगे, अपने पॉपुलेशन डेवलप करेंगे। तो जो बचा हुआ है, अब वो क्यों उसको बॉटल नेक क्यों बोला गया, क्योंकि देखो ये जो यहां पे दिखा रहा है, देखो इतना थे, बस ये लगभग मारे को केवल कुछ ही जो होंगे वही आगे जाके पूरी पॉपुलेशन बनाएंगे। तो और सारे क्या हो गए, मारे गए, कुछ बचे, और जो कुछ बचे वही नई पॉपुलेशन अपनी बनाए कुछ दिन बाद। तो क्या कहलाएगा, बॉटल नेक इफेक्ट। और ये जो दो बाहर चले गए क्या कहलाएगा, फाउंडर इफेक्ट। बस समझ गए ना। तो ये दोनों क्या कहलाता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट। और जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से भी जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी है वो 1 नहीं आएगी। बस समझ गए। तो इस समय हालांकि किसी की भी फ्रीक्वेंसी 1 आती नहीं है, क्योंकि जानते हो क्यों नहीं आती, अगर हार्डी विनबर का इक्विलिब्रियम आ जाएगा ना, तो बताओ इवोल्यूशन होगा कि नहीं होगा। हाँ, काहे नहीं होगा। बॉटल नेक इफेक्ट दोबारा बता रहे हैं, देखो जैसे कि यार ये वाला बॉटल दिखाई दिया, कहां गया बॉटल, यही है ना। हाँ, इसकी ये गर्दन है, मतलब यहां ज्यादा है यहां कम है, तो इसका मतलब ये सारे मारे केवल इतने बचे। बस इसी से इसका बॉटल नेक इफेक्ट आया है। मतलब एक ऐसी पॉपुलेशन है जहां पे कुछ कैजुअलिटी हुआ, कैजुअलिटी मतलब किसी ने पैर रख दिया या कोई आग लग गया या कुछ भी हुआ ऐसा, तो मैक्सिमम मेंबर उसके मारे गए, और उस जंगल में कुछ ही 2-4 बचे हैं। अब वही 2-4 को जिम्मेदारी मिलेगी कि आने में समय अपने अपने पॉपुलेशन को बढ़ाओ। बस समझ गए ना। तो मैक्सिमम मारे गए, जो बचे क्या कहलाएगा, अब वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा बॉटल नेक इफेक्ट। और उसी पॉपुलेशन में से कोई 2 निकल के और कहीं और चले गए। बात समझ गए ना। जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल दिया गया था, ये वाला एग्जाम्पल कहां गया, ये बेचारे, ये मतलब मान लो ये एक कंट्री थी, जिसको ये दिखाई दे रहा ना, ये एक कंट्री थी, यहाँ बहुत सारे लोग रह रहे थे। अब यहां से एक कपल दोनों निकले और चले गए आइलैंड में हनीमून मनाने, और वहीं पे रह गए। ये दिखा है ना आइलैंड, अब वहीं पे रह गए। अब यहाँ पे वहां पे क्या किए, अपना पॉपुलेशन ग्रोथ किया, तो जो पॉपुलेशन बना क्या कहलाएगा, फाउंडर इफेक्ट। और ये उसके क्या हो जाएंगे, फाउंडर हो जाएंगे। बात समझ गए ना। अब ये दोनों क्या है, जेनेटिक ड्रिफ्ट। और जेनेटिक ड्रिफ्ट में भी जो क्या बोलते हैं, उसका हार्डी विनबर का इक्विलिब्रियम है, वो फ्रीक्वेंसी 1 नहीं आएगी। बात समझ गए ना। अच्छा, अभी क्या क्वेश्चन पूछे कि अगर इवोल्यूशन होगा तो हार्डी विनबर इक्विलिब्रियम रहेगा कि नहीं रहेगा। हाँ, नहीं रहेगा। अगर होगा तो इवोल्यूशन होगा ही नहीं, क्योंकि वो बताना चाह रहा है कि अपडेट अगर नहीं होगा, अगर सब कुछ उसी कांस्टेंट वे में चलता रहेगा, जैसा अगर इक्विलिब्रियम मतलब ये वो जैसे पहले था वैसे हमेशा रहेगा, कोई बदलाव नहीं आने वाला। अगर कोई बदलाव नहीं आएगा तो इवोल्यूशन नहीं होगा। यानी ये इवोल्यूशन के अगेंस्ट है कि नहीं है, हार्डी विनबर इक्विलिब्रियम। बस में रहो ना, अपडेट होना जरूरी है। तो देखो पहला क्या हो गया, पहला हो गया जीन माइग्रेशन, और दूसरा क्या हो गया, जेनेटिक ड्रिफ्ट। और उसमें देखो 2 टाइप, एक क्या बॉटल नेक इफेक्ट, एक क्या कहेगा, फाउंडर इफेक्ट। बात समझ गए ना। वो जो तुम लोग नोट्स में लिखा है उससे वही पढ़ना। अब देखो तीसरा क्या आएगा, तीसरा आएगा म्यूटेशन। म्यूटेशन हम लोग 2 बार पढ़ चुके हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़े थे, और जो मॉलिक्यूलर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस दोनों में पढ़े थे ना। तब म्यूटेशन मतलब, अब म्यूटेशन कहां होगा, देखो म्यूटेशन न्यूक्लियस में, म्यूटेशन डीएनए में, और डीएनए में अलग अलग जीन होता है। बस समझ गए ना। और यही जीन अगले पीढ़ी में इनहेरिट होता है। तो अगर इस जीन में कहीं पे भी म्यूटेशन आ गया, तो अब इससे बनने वाले जितने भी प्रोजनी होंगे सब म्यूटेटेड हो जाएंगी। तो अब हार्डी विनबर का इसमें लॉ फॉलो नहीं हुआ, इक्विलिब्रियम क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। अगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, इसका मतलब क्या कहेंगे कि म्यूटेशन भी हार्डी विनबर को डिस्टर्ब करता है। मतलब इससे अगर ये म्यूटेशन आएगा तो हो सकता है, अच्छा म्यूटेशन जरूरी नहीं है कि फायदे के लिए हो, म्यूटेशन ऐसा हो सकता है कि मान लो म्यूटेशन हो तो कुछ ऐसा चीज आ जाए कि जो हमारे लिए हार्मफुल है। अब म्यूटेशन ऐसा हो सकता है म्यूटेशन ऐसा हम लोग के लिए फायदे का हो। बात समझ गए ना। अब म्यूटेशन में दो, म्यूटेशन जब होता है तो लोग कुछ तो अपने आप जानबूझ के म्यूटेशन कराया जाता है अपने हम लोग यूज के लिए। जैसे जो आजकल जैसे क्या बोलते हैं, कोई भी चीज हाइब्रिड वगैरह जो आ रही हैं, जितनी भी सब्जियां हम लोग खा रहे हैं, जैसे जानते हो टमाटर जो होता है ना, जो गांव वाला टमाटर होता है, उसको अगर 2-3 दिन रखोगे तो वो सड़ जाएगा। बात समझ गए ना। इस समय जो मार्केट में आ रहा है उसको ला के तुम टेबल पर रख दो, कम से कम 15 दिन रखे रहोगे, वो कुछ होगा नहीं। बात समझ गए ना। उसका मतलब क्या हो, जानते हो क्या हुआ,
उसको वो बायोटेक्नोलॉजी से उसके छिलकों को मोटा कर दिया गया है, इसीलिए कि बहुत दिन तक वो सड़े गले ना। बस समझ गए ना। अब वो हम लोग के लिए यूजफुल मतलब थोड़ा हार्मफुल है हेल्थ के लिए, लेकिन ये है कि अगर सड़ जाएगा तो मेरा पैसा डूब जाएगा, इसीलिए उसको साइंटिस्ट ने हैबिट बना के उसके छिलके को मोटे कर दिया। तुम लोग अगर हो ना कभी एक्सपेरिमेंट कर लेना, हम रख के चेक किए थे, 18 दिन बाद टमाटर सड़ा था। जो तब वो वाला दूसरा वाला होगा, जो जो हाइब्रिड वाला आता है, जो छिलका उसका मोटा होता है। और इसी तरह से एप्पल भी आता है। बस समझ गए ना। अब देखो ये सब क्या कहलाएगा, ये सब किस में आएगा, ये सब आएगा म्यूटेशन वजह से होता है ना। अब जब म्यूटेशन होगा, अच्छा जब भी म्यूटेशन होगा तो जानते हैं कि क्या हो सकता है कि स्पेसिएशन होगा। अरे क्या करने लगा, जब भी म्यूटेशन होगा तो उसका जो रिजल्ट आएगा क्या आएगा, स्पेसिएशन। मतलब जब नई नई स्पीशीज बनती है तो पक्का धीरे धीरे क्या होगा, म्यूटेशन होगा, क्योंकि बात हम लोग समझ चुके हैं सारी बात। म्यूटेशन होगा तो क्या आएगा, नई स्पीशीज आएगी। अब देखो अब अगला आएगा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। अब बताओ रिकॉम्बिनेशन क्यों आता है, रिकॉम्बिनेशन क्यों आता है। कहां रहता है, ये कौन सी बात है। अरे रिकॉम्बिनेशन मतलब क्यों आता है, रिकॉम्बिनेशन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना। इतना लंबा क्या खींचना है, पोल पे रहता है, इवेंट हो जाता है। डिवीजन समझ में आता है। रिकॉम्बिनेशन बता रहा है कि रिकॉम्बिनेशन जो आने का मकसद है वो क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि उसमें आधा मेल आधा फीमेल दोनों, कुछ नया बनेगा कुछ नया बनेगा। जब नया बनेगा क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन आएगा। जैसे ये क्रोमोसोम दिखाई दे रहा है, मान लो एक ये एक था, ये दूसरा है। अब देखो यहां दिखाई दे रहा है ये दोनों रिकम्बाइंड हो गए, मिल गया आपस में। जब ये मिले तो देखो ये कुछ, ये भी कुछ अलग हो गया और ये भी कुछ अलग हो गया, तो ये क्या आ गया, रिकॉम्बिनेशन। और ये जब रिकॉम्बिनेशन आता है ये कहां से आता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आएगा तो इससे जो बनने वाला सेल है वो कैसा होगा, जो पहले से कुछ ना कुछ अलग होगा। बात समझ रहे हो ना। अब जो अलग दिख रहा है वो अलग का रीजन क्या है, रिकॉम्बिनेशन। अब बता सकते हैं कि रिकॉम्बिनेशन कहां होता है, सेल डिवीजन में। जब सेल डिवीजन होता है तो वहां पे रिकॉम्बिनेशन होता है। कौन से फेज में रिकॉम्बिनेशन होता है, बता, किसी को पता है किस फेज में। अच्छा अच्छा बताओ, मियोसिस में होगा कि माइटोसिस में होगा रिकॉम्बिनेशन। हाँ, मियोसिस में होगा। जब सेल की साइकिल होती है मियोसिस, उसी में रिकॉम्बिनेशन होगा। अगर माइटोसिस में तो सेल का ग्रोथ होता है ना, एक ही सेल से दूसरे सेल बनती है, सेम बनती है। जब मियोसिस बनती है, अच्छा मियोसिस कहां पे होगा, मियोसिस किस सेल में होगा। हाँ, मियोसिस किस सेल में होगा, सोमैटिक सेल में कि जर्म सेल में, जर्म सेल में होगा। सोमैटिक सेल तो केवल ग्रोथ करती है, और जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो क्या बनेगा, क्या होगा, मियोसिस। बात समझ गए ना। मियोसिस हमेशा जर्म सेल में, तभी देखो जो 2n रहता है, 2n से n होता है ना, तो ये कहां बनता है, जब गैमेट बनता है होता है। और जब तभी रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा जब ये गैमेट बनेगा, तो इसे देखने को मिलता है। तो इस वजह से भी आएगा, मतलब ये जो होगा इससे इससे देखने क्या मिलेगा, इसके मिलेगा जेनेटिक वेरिएशन। और देखो जो ये रिकॉम्बिनेशन हो रहा है ना, इसको एक्चुअली ये ऐसे क्रॉस हो रहा है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। इस मैकेनिज्म क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर। और जब भी क्रॉसिंग ओवर होगा तो कुछ नया बनेगा, उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। और जो नया बना उसमें क्या आया, वेरिएशन आ गया। बात समझ गए ना। और अगर वेरिएशन आया तो ये भी हर्डी वीनबर्ग का लॉ फॉलो नहीं होगा, उसका इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। बात समझ गए ना। एक ये हो गया। अब एक लास्ट वाला है, एक लास्ट वाला है नेचुरल सिलेक्शन। बात समझ गए ना। इसका थोड़ा सा कहानी सुन लो तब समझ में आ रहा है। अब इसे नेचुरल सिलेक्शन हम लोग बता चुके हैं कि नेचुरल सिलेक्शन कैसे कैसे होता है। अब इसमें 3 टाइप के हमको नेचुरल सिलेक्शन पढ़ना है, इन्हीं तीनों को समझना है ध्यान से। देखो जैसे मान लो, जैसे इसमें तीन बात लिखा गया है। एक लिखा गया है स्टेबलाइजिंग, एक लिखा गया है डायरेक्शनल, और एक लिखा है डिसरप्टिव। बात समझ गए ना। अब जो यहां पहला है स्टेबलाइजिंग, का मतलब ये होता है, जैसे जैसे इस समय हम लोग के ह्यूमन की जो नॉर्मल हाइट है वो लगभग क्या मानी जाती है, मान लो 4 फीट छोटा हो जाएगा ना। हाँ, 4 to 6 कर दे रहे हैं।
बात समझ गए ना। इतना मान लो कि इसके बीच में ह्यूमन की जो एवरेज हाइट है इसके बीच में रहती है। तो कुछ की बात कहां कर रहे हैं पगला, कुछ की बात थोड़ी कर रहे हैं हम, मैक्सिमम की बात करें तो हम लोग कुछ कुछ बात कर रहे हैं, मारे पड़े हो। हाँ अब देखो ये क्या है, ये मैक्सिमम इसी हाइट में आते हैं। अब देखो जैसे मान लो अगर इसका ग्राफ बनाया जाएगा तो नेचर में ये चीज सेलेक्ट हुआ है कि जिसकी हाइट लगभग 4 से 6 फीट के बीच में होगा, वो मैक्सिमम एवरेज में, मतलब ह्यूमन का एवरेज है ही हाइट का। अभी हम क्या बोल रहे हैं, हम कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैक्सिमम बोल रहे हैं, अभी अभी बोल रहे हैं बार बार कि कुछ लोग को छोड़ दो, कुछ लोग की ज्यादा भी होती है, कुछ लोग को छोटी भी होती है। हमको कुछ मतलब नहीं है ना, हमको एवरेज देखना, जो मैक्सिमम क्या होगा 4 से 6 के बीच में होगा। तो अगर देखो जो मैक्सिमम आएगा तो इसका मतलब 4 से 6 आएगा, इसका मतलब वो कहाँ आएगा, जो ग्राफ में अगर देखेंगे तो वो आएगा ऐसे बीच वाले में। अगर ये देखा जाए तो उसको क्या बोलते हैं, स्टेबलाइजिंग। जैसे मान लो ये ऐसे अगर सेलेक्ट करेंगे तो देखो इधर कुछ वाले हैं, इधर कुछ वाले हैं, मतलब इधर छोटे वाले हैं, इधर बड़े वाले हैं, लेकिन एवरेज जो होगी कहाँ होगी, मान लो 4 से 6। तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा ऐसे। यानी अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जब क्वेश्चन बनेगा तो ये नेचुरल सिलेक्शन से इसी से बनेगा, बस समझ रहे हो ना। इसी क्वेश्चन बनेगा, क्यों पूछेगा स्टेबलाइजिंग मतलब क्या होगा, इसका जो पीक आएगा एकदम मिडिल पे आएगा, इधर वाला क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं स्टेबलाइजिंग। अब ये तीनों का मतलब अलग समझो। देखो पहला आएगा नेचुरल सिलेक्शन में क्या आएगा, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। देखो ये कुछ ऐसा था, इस ऐसे में से देखो यहां से इतना वाला बाहर निकाल दो जो बड़े हैं ज्यादा, और जो बहुत ज्यादा छोटे हैं उसको बाहर निकाल दो। जब उसको बाहर निकालोगे तो ये वाला बचेगा। तो अब यहां देखो इसी तरीका दिखाया गया है, केवल पीक वैल्यू कहां पे आ गया, ये जो आ गया मिडिल में आ गया। बात समझ गया ना, ये एवरेज है। और एक और एग्जांपल दिया जा सकता है। ये जो ह्यूमन हाइट है ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ था, और एक क्वेश्चन और नीट में आया था, उसको पूछा गया था, जो जब न्यूली बॉर्न बेबी, जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे का जन्म होने में उसका जो वेट होता है, उसका वेट लगभग 2.5 kg से 4 kg के बीच में होता है। तो ये क्या है, ये एवरेज है, बस समझ रहे ना। मतलब ये मैक्सिमम इस वेट के बच्चे होते हैं। अगर इससे कम है तो भी दिक्कत है, और इससे ज्यादा है तो भी दिक्कत है। दिक्कत क्या है, उनको सर्वाइवल में समस्या हो सकती है। तो ये इसके कम और इससे ज्यादा बहुत कम होते हैं, बस समझ रहे ना। तो इसका एक ये भी एग्जाम्पल जो दिया था, दोनों एग्जाम्पल नीट में आया था, एक ह्यूमन हाइट का और बेबी के वेट का, बस समझ गए। तो ये किस में आएंगे, ये आएंगे स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में, क्योंकि इसको नेचर किसको सेलेक्ट किया, जो मैक्सिमम है, बस समझ गया ना। और जो मिनिमम है उन दोनों क्या कर दिया, निग्लेक्ट कर दिया, बस समझ गया ना। तो इसको क्या बोलते हैं, पहला नेचुरल सिलेक्शन क्या होगा, स्टेबलाइजिंग होगा। अब देखो दूसरा जो दूसरा आएगा उसको बोलते हैं डायरेक्शनल। अब देखो डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है, डायरेक्शनल मतलब ये होता है, जैसे ये क्या क्या करते हैं कि इस तीनों में से, मतलब एक इधर वाला, एक इधर वाला, देखो एक इस साइड वाला और एक इधर वाला, इन दोनों में से किसी एक का सिलेक्शन हो जाए और ये वाले ना कर पाए तो उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्शनल। मतलब या तो इधर वाला हो जाए या तो इधर वाला हो जाए, और बीच वाले सारे क्या हो जाए, खत्म हो जाए, तो क्या कहलाएगा, डायरेक्शनल कहलाएगा, बस समझ गया ना। अब ये पीक एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा, कि इसको डायरेक्शन इसलिए बोलते हैं, ये किसी एक डायरेक्शन में जाएगा, या तो ये इधर शिफ्ट हो गया या तो उधर शिफ्ट हो गया, बस समझ गया ना। ये मैक्सिमम लोग खत्म हो गए, कुछ लोग बचे रह गए। जो कुछ लोग बचे रह गए या तो बहुत अच्छे वाले, बहुत खराब वाले। अब जो बचे तो इसका कहलाएगा डायरेक्शनल सिलेक्शन कहलाएगा, बस समझ गया ना। तो ये इंडिविजुअल्स ऑफ वन एक्सट्रीम वैल्यू अदर देन द मेन कैरेक्टर वैल्यू आर मोर फेवर्ड, मतलब एक्सट्रीम वैल्यू को छोड़ के जो कम वाले हैं वो बचे रह जाएंगे। इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्शनल सिलेक्शन। अब देखो तीसरा आएगा डिसरप्टिव सिलेक्शन। देखो इसमें क्या होगा, इसमें ये बीच वाला छोड़ के यही दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे, ये वाले और ये वाले, है ना। और बीच वाला क्या हो गए, बीच वाले सारे खत्म हो गए। इसका एक एग्जांपल समझो कैसे, जैसे मान लो कि एक बर्ड है, मतलब 3 बर्ड है, उसके 3 वैरायटी हैं। 2 वैरायटी ऐसी हैं, एक बहुत छोटे और सॉफ्ट फ्रूट को खा पाती हैं फोड़ के, और एक ऐसी वैरायटी है जो बड़े फ्रूट को फोड़ के खा पाती हैं, बस समझ गए। उन दोनों का नंबर कम है
और जो ये वाली वैरायटी है बर्ड, इनका नंबर ज्यादा है। अब ये ना छोटे वाले फ्रूट को खा पा रही है ना बड़े वाले फ्रूट को खा पा रही है। तो जब उनको खाने को नहीं मिलेगा तो वो सारी क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। या तो छोटे फ्रूट को खाने वाली सरवाइव कर पाएगी या तो बड़े फ्रूट को खाने वाली। अब जो बीच वाली है ये उस टाइप का फ्रूट है ही नहीं, तो उसको नहीं खा पाएंगी। जब नहीं खा पाएंगे तो उसकी सारी संख्या क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ये जो कहलाएगा ये क्या कहलाएगा, ये डिसरप्टिव कहलाएगा। इसमें दोनों तरफ सिलेक्शन होगा, इधर का भी और इधर का भी। तो इसका ग्राफ जो बनेगा ये ऐसे बनेगा। बात समझ गए ना, इसमें दो पीक देखने को मिलेगा। अब इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन तो बन सकता है कि इसके ग्राफ में, कि आप जैसे मान लो पहला है ये वाला जो है स्टेबलाइजिंग, तो स्टेबलाइजिंग का जो पीक होगा वो बीच में होगा। ऐसा ग्राफ भी बना देगा तो पूछेगा बताओ ये ग्राफ दे दिया, पूछेगा किसका है, स्टेबलाइजिंग का है कि डायरेक्शनल का है कि डिसरप्टिव का है। बात समझ गए ना। और दूसरा अगर मान लो दे दिया क्वेश्चन इसका कि अगर मान लो केवल एक ही तरफ शिफ्ट हो गए हैं, इसमें से किसी एक तरफ शिफ्ट हो गया है, वो क्या कहलाएगा, डायरेक्शनल। अब ये शिफ्ट चाहे इधर हो चाहे इधर हो, दोनों कंडीशन हो सकता है। और इसमें ऐसे सेंटेंस बना के एग्जांपल भी दे सकता है। सेंटेंस बना देगा कि मैक्सिमम नंबर्स जो हैं वो मारे गए, कुछ ही बचे रहे। जब कुछ बचेंगे तो क्या कहलाएगा, डायरेक्शनल। जो कुछ वाले हैं वो दोनों मारे गए, मैक्सिमम वाले बचे रहे, वो कहलाएगा स्टेबलाइजिंग। और दोनों कुछ वाले बचे रहे और मैक्सिमम वाले मारे गए, क्या कहलाएगा, डिसरप्टिव। बात समझ गए ना। तो चाहे ऐसे ग्राफ बना के देगा, चाहे वो नंबर्स लिख के पूछेगा, ये दोनों ऐसे क्या कहलाते हैं, स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल और डिसरप्टिव। अब यहां पर देखो ये तीनों का यहां कंपेयर किया गया है, इन तीनों को यहां कंपेयर करके ऐसे समझाया गया है। इसमें एक एग्जांपल, जैसे ये देखो, ये वाला तो एक मेन ग्राफ था। यहां पे थोड़ा इसको समझना है बात को, देखो इसको ध्यान समझो। जैसे यहां बहुत सारे चूहे दिखाई दे रहे हैं। देखो इनका कलर क्या है, देखो ये थोड़ा सा लाइट है, फिर ये कम लाइट है। मतलब देखा जाए तो ये लाइट है और ये वाला बहुत ज्यादा डार्क है। मतलब ये लाइट, ये थोड़ा और डार्क, ये और डार्क, ये डार्क, ऐसे बढ़ता चला जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इस टाइप के चूहे हैं, जो लाइट वाले साइज के चूहे हैं, ये ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहां का इन्वायरमेंट भी उस तरह से लाइट कलर का है। जैसे मान लो ये मोस्टली मान लो पत्थर में रहते हैं, मतलब पत्थर जमीन के अंदर बिल बना के रह रहे हैं। तो जहां पे रह रहे हैं वो ऐसे स्थान पे हैं कि जिसका एकदम कलर इसी जैसा है। जिस तरह के चूहे हैं उस तरह के वहां के आसपास का इन्वायरमेंट भी है। अगर ऐसा रहेगा, जानते हो क्या होगा, ऐसा रहेगा तो जो उनको खाने वाले आएंगे वो उनको पहचान नहीं पाएगा, तो ये क्या करेगा, सरवाइव करेंगे। बस समझ रहे हो ना। अगर मान लो कि ये इस तरह का इन्वायरमेंट है और ऐसा चूहा तो उसको खाएगा नहीं, बाकी ये सारे खाए जाएंगे तो इनको खत्म हो जाएंगे। बस समझ रहे हो। अगर मान लो कि उस ऐसे इन्वायरमेंट है जहां पे इस टाइप के सरवाइव कर रहे हैं, मतलब इन दोनों को मिला लेते हैं, इन दोनों को ऐसे करते हैं। तो इसका मतलब अगर कोई खाने वाले आएगा तो इसको खा जाएगा, इसको खा जाएगा, ये वाला बचा रहेगा। मतलब जिस प्रकार का इन्वायरमेंट है, अगर उसी कलर के चूहे वहां पे रहेंगे, मतलब जैसे पत्थर का कलर, मेन इसमें जो लिखा गया पत्थर का कलर, अगर उस पत्थर जैसे कलर पत्थर के, उसे चूहे का जो खाने वाला पहचान नहीं पाएगा कि पत्थर में छिपा रहेगा। बस समझ रहे हो ना। अगर कलर ज्यादा डार्क होगा तो वो खाया जाएगा, कम डार्क होगा तो बच जाएगा। अगर पत्थर डार्क है तो ये वाला खाया जाएगा। बस समझ गया ना। ये एग्जाम्पल दिखाया जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या दिखाया गया है, देखो यहाँ पे दिखाया गया है कि ये दोनों खत्म हो गए, ये बीच वाले बचा रहा। जो कम डार्क और हाई डार्क, ये दोनों क्या हो गए, खत्म हो गए, बीच वाले क्या बना। अब ये क्या कहलाएगा, ये है स्टेबलाइजिंग। और इसमें देखो क्या हुआ कि इधर ये शिफ्ट हो गया है डायरेक्शनल, मतलब इधर वाले और ये बीच वाला सारा क्या हो गया, खत्म। और ये क्या बचा रह गया, ये वाला, तो ये क्या कहलाएगा, डायरेक्शनल। और इसमें क्या हुआ कि इसमें दोनों ये बीच वाले खत्म हो गए, इधर वाले और इधर वाले बचे रह गए, ये क्या कहलाएगा, डिसरप्टिव। अब ये तीनों ग्राफ एकदम दिमाग में बैठा लो कि ये वाला ग्राफ क्या कहलाएगा, स्टेबलाइजिंग, ये वाला डायरेक्शनल, और ये वाला क्या कहलाएगा, डिसरप्टिव। बस समझ गए ना। तो ये तीनों क्वेश्चन, मतलब सबसे ज्यादा अगर बात करें हार्डी बीमर के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने में, तो वो क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेचुरल सिलेक्शन का। बस समझ ना। इन नेचुरल सिलेक्शन में ये तीनों टाइप, स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल और क्या बोलते हैं, डिसरप्टिव, यहाँ पे दोनों एक लिख दिया है क्या, डिसरप्टिव होगा एक में, और ये डायरेक्शनल और क्या बोलते हैं, स्टेबलाइजिंग। बस समझ गए ना। तो ये तीनों, अब एक बात और समझो, जैसे ये तो ग्राफ बना के दिया गया है, अगर ऐसे सेंटेंस बनाएगा तुम लोग सेंटेंस समझ जाओगे ना। सेंटेंस कुछ भी बना सकता है, बस ये बताएगा कि हाँ उसके मिडिल वाला जिंदे हैं, एक तरफ वाला जिंदा है, दोनों तरफ वाले जिंदे हैं। बस समझ गए ना। अगर मिडिल वाला क्या कहलाएगा,
स्टेबलाइजिंग, और किसी एक दिशा में क्या कहलाएगा, डायरेक्शनल। अगर दोनों छोटे पीक वाले जिनका क्या कहलाएगा, डिसरप्टिव। बात समझ गए ना। तो इस तरह से चाहे सेंटेंस बना के दे, जैसे हमने एग्जांपल दिया था ह्यूमन के हाइट का और ह्यूमन के बेबी के वेट का, ये दोनों क्वेश्चन नीट में आया हुआ है। मतलब ये ऐसा लिख दिया सेंटेंस में और उसमें पूछे बताइए इसमें कौन सा होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा कि स्टेबलाइजिंग होगा, डायरेक्शनल होगा। बात समझ गए ना। बाकी इसके पहले जो हम लोग ये वाला पढ़े, ये तो सब लोग समझ में आ जाएगा कि जो ये पढ़े क्या बोलते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट और ये म्यूटेशन, माइग्रेशन, ये बात तो थोड़ा बात समझ में आ जाएगा। और इसमें हाँ, इसमें एक ये वाला एग्जाम इंपॉर्टेंट बात है, ये वाला जो बताया बॉटलनेक इफेक्ट वाला और ये फाउंडर इफेक्ट, ये दोनों मतलब जेनेटिक ड्रिफ्ट के दो पार्ट, क्या क्या, बॉटलनेक इफेक्ट और फाउंडर इफेक्ट, एकदम दिमाग में फिट कर लो। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब यही हुआ कि एक स्मॉल पॉपुलेशन था, उसमें अगर कोई ऐसी कैजुअलिटी हुई तो मैक्सिमम उसके मेंबर्स क्या हो गए, मारे गए, कुछ ही बचे। अब वो कुछ दो काम कर सकते हैं, या तो कहीं और चले जाएंगे, या तो उसी स्थान पर रह के अपनी नई मतलब अपना नया पॉपुलेशन बनाएंगे। कहीं और चले गए तो क्या कहलाएगा, फाउंडर इफेक्ट। वहीं पर रह गए, नया बनाते कहलाएगा बॉटलनेक इफेक्ट। ये दोनों बात क्या है, जेनेटिक ड्रिफ्ट। बात समझ गए ना। अब इससे भी ऐसे सेंटेंस बना के क्वेश्चन दे सकता है। बात समझ ना, कि एक कोई कंट्री थी, उससे कुछ लोग उठे किसी आइलैंड पे जाके बस गए, वहां उनका पॉपुलेशन आया, कहलाएगा फाउंडर इफेक्ट। एक बहुत बड़ा कोई कंट्री था, वहां बहुत सारा कोई ऐसी कैजुअलिटी हुई, सारे लोग मारे गए, कुछ लोग बचे, उसी कुछ में से नया बन गया, क्या कहलाएगा, बॉटलनेक इफेक्ट। और ये दोनों क्या कहलाएगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट कहलाएगा। बात समझ गए ना। तो ये पूरा हो गया हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम और उसका डिस्टरबेंस। हम लोग अब अगले क्लास में ये पढ़ेंगे, अगले क्लास में आएगा ह्यूमन का इवोल्यूशन पढ़ेंगे। ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ, अभी हम लोग जूलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में जब पढ़ाएंगे बताएंगे कल वाली क्लास में। और ये कल या परसों 2 लेक्चर की बात और है, उसके बाद इवोल्यूशन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बात समझ गया ना। ठीक है, फिर मिलते हैं कल।